औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है न्यूज़ वाइज और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, एक बार फिर मशरिक़ वस्ता के अंदर सूरत हाल कशीदा हो गई है जिसने आलमी सतह के ऊपर मामलात को अपनी लपेट में ले लिया है। अब यहाँ मामला क्या है कि इसराइल की जानिब से पहले जो है वो वाज़े तौर पर इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो जारी थी। गज़ा के अंदर जो जारहत की जा रही थी, उसके बाद ईरान को जो है वो निशाना बनाया गया जहाँ पर इस्माइल हनिया की शहादत जो हुई है। उसके बाद अब दोहा के अंदर इसराइल की जानिब से जो अटैक किया गया है, उसके बाद इस वक्त इबाम की सूरत हाल पैदा हो गई है कि आया इसराइल जो है वो सही मानों में जंगबंदी या आमन चाहता है या फिर सिर्फ इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए गल्फ सिटीज़ को भी निशाना अब आगे आने वाले वक्तों में बनाया जा सकता है। कतर की जानिब से वाज़े तौर पर इस बात की भी तरदीद की गई है कि अमेरिका ने इस हमले की कोई पेशगी इत्तला दी थी और साथ ही साथ उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी के हवाले से जो बात है उसके ऊपर भी किसी भी तौर पर किसी जारहत को कबूल करने से इनकार किया है। उन्होंने वाज़े किया है कि जो लोग मकामी सतह के ऊपर इसमें मुलव्विस पाए गए उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर अगर इसराइल की हठधर्मी की बात करें तो नेतन्याहू ने वाज़े तौर पर वाशगाफ अल्फाज में ये बात तस्लीम की है कि उन्होंने ये हमला करवाया है। लेकिन अमरीकी सदर का इस हवाले से जो स्टेटमेंट सामने आता है वो कहते हैं कि हमें इस हवाले से फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं था, हमने ये फैसला जो है वो इसराइली वज़ीर आज़म के फैसले के तौर पर कबूल किया, लेकिन हमने पेशगी इतला दी थी, लेकिन इसकी जो है वो तरदीद पहले ही कतर कर चुका है। आया आने वाले वक्तों में सूरत हाल क्या होगी, इस पर बात करेंगे। साबिक सफ़ीर जावेद हुसैन साहब और सीनियर तज्ज़ार जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। जावेद हुसैन साहब, जाहिद हुसैन साहब, आप दोनों को ही प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। जावेद हुसैन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूंगा। जावेद साहब, क्या लग रहा है आप सूरत हाल के अंदर, क्योंकि अब जो मामला जो है वो तवातुर के साथ दिखाई दे रहे हैं, पहले गज़ा, फिर ईरान इसराइल जंग और अब दोहा के अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद लगता है कि ग्रेटर इसराइल जो एक फॉर्मूला था इसराइल का, उसके ऊपर अब इम्प्लीमेंट करने का वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है। एक तो ये बिल्कुल नज़र आ रहा है कि इजराइल जो है उसने एक पूरा मुकम्मल तौर पर एक इरादा और अज़म कर लिया है कि पैलेस्टाइन इशू को उसने अब ताकत के बलबूते पर उसको रिजॉल्व करना है, उसको हल करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसका यही है कि गज़ा में वो फौजी इक़दाम से और जो हमास की लीडरशिप है उनके ऊपर फौजी हमले करके उनको ख़त्म करना और गज़ा को टोटली अपने अंडर कंट्रोल करना, ये उसका पहला मकसद है। उसके बाद मेरी असेसमेंट ये है कि वेस्ट बैंक जो है उसका अगला निशाना होगा और उनकी कोशिश ये होगी कि वेस्ट बैंक में ऐसे इकदाम लिए जाएं कि वहाँ पर जो टू स्टेट सोल्यूशन का जो एक ख्वाब था, जो देखा जा रहा था, एक आइडियल था, एक गोल था, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक यानी उसका इरादा किया था कि उसको अचीव किया जाएगा, उसको बिल्कुल वो उसके ऐसे इक़दाम किए जाएंगे कि टू स्टेट सोल्यूशन का गोल पूरा नहीं हो सकेगा। अब इस सूरत हाल में ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जहाँ एक तरफ तो अमरीकी हुकूमत और अमरीकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो नज़र आ रहा है कि वो इजराइल और उसकी जो हुकूमत है ख़ास तौर पर नेतन्याहू के पीछे मुकम्मल तौर पर खड़ी है। और वो पिछले दिनों में भी जब इसराइल की एयर स्ट्राइक्स हुई ईरान पे और उसके बाद फिर अमेरिका ने भी एयर स्ट्राइक्स की ईरान के ऊपर, उससे भी यही चीज़ नज़र आ रही थी। और अब ये जो कल हमला हुआ है हमास की लीडरशिप पे दोहा में, उससे भी नज़र आ रहा है कि इन सब इक़दामात के लिए उनको जो है इसराइल की हुकूमत को, इसराइल के वज़ीर आज़म को अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है। और अगर मैं समझता हूँ इसमें कोई शक की अब गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि आज की जो न्यूज़ रिपोर्ट्स थी, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स थी, टेलीविज़न रिपोर्ट्स थी, उससे नज़र आ रहा था कि इजराइल ने वाइट हाउस को इस हमले की पहले से इतला दे दी थी और उन्होंने उसके बावजूद कोई कोशिश नहीं की इस हमले को रोका जाए। और ये हमला साफ ज़ाहिर है कि कतर की सॉवरेनिटी, उसकी इंडिपेंडेंस और उसकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसकी खुल्लम वायलेशन है, यूएन चार्टर की भी वायलेशन है। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये इस ज़माने में हो रहा है जबकि पहले वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका सारी दुनिया को एक लेक्चर दिया करते थे कि दुनिया में रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, तो वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसका आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में ख़ात्मा किया जा रहा है। और वो ख़ात्मा करने वाले भी वही ममालिक हैं जिन्होंने पहले ये दावा किया था कि जी हमने दुनिया में रूल्स बेस्ड ऑर्डर कायम किया है। अब लगता यह है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बजाय एक नया ऑर्डर आ रहा है
जिसका बलबूत जिसका जो बुनियाद होगी वह ताकत के ऊपर होगी। जो ममालिक ताकतवर होंगे वो अपनी मनमानी कार्रवाई करेंगे जो उन्होंने करना है अपने मकासद के लिए, और बाकी जो कमज़ोर ममालिक हैं वो उनके यानी एक टारगेट होंगे और निशाना होंगे, और उनको वो हर किस्म की जो है वो एक लगेगी, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सही। और ये एक मुल्क में दुनिया में अनारकी की तरफ अब जा रहे हैं, और इस अनारकी की सिचुएशन में पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए बड़ा एक सबक ये है कि हमको किसी एक मुल्क के ऊपर, चाहे वो कोई भी हो, सही। अपना टोटल इन्हिसार नहीं करना चाहिए। हम अपने आप को इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरीली अपने आप को मजबूत से मजबूतर बनाना चाहिए, ताकि किसी भी सेंसिटिव सिचुएशन में, नाजुक वक्त पे ऊपर हम अपनी मदद आप कर सकें। ठीक है जाहिर हुसैन साहब, यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि ठीक है अमेरिका कहता है कि पेशगी इतला दी, लेकिन कतर ने इस बात की तरदीद कर दी है। कतर भी इत्तेहादी है, इसराइल भी इत्तेहादी है। अगर दोनों, वैसे रिटेलिएशन कोई कतर ने दिया नहीं है जो कि ताज्जुब तलब बात है, अगर दोनों इत्तेहादी आपस में लड़ पड़ेंगे तो अमेरिका कहाँ स्टैंड करेगा इस तमाम तर सूरत हाल में? देखिए, जब आपने बात की कि दोनों इत्तेहादी हैं तो मैं ख्याल ये ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कतर जो है वो भी एक जिसको कह सकते हैं कि ताल्लुकात अमेरिका के अच्छे हैं। वहाँ पे सेंटकॉम का रीजनल बिल्कुल हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर मौजूद भी है, फौजी जो है वहाँ पे। लेकिन इसराइल की नौयत तो बहुत ही मुख्तलिफ है ना। है। इसराइल की जो इस वक्त जो कुछ करता रहा है इसराइल, तो उसको पूरी तरह अमेरिका की सरपरस्ती भी हासिल है। तो वो दोनों का मुआवजा नहीं किया जा सकता है, कतर और इसराइल का अमेरिका के जो अलाइनमेंट की हैसियत से। तो असल बात यही आती है कि जो इसराइल जो कुछ कर रहा है और जिस तरह से एक एग्रेशन है, अब देखें ना, इसमें सिर्फ ये दोहा में तो अभी किया जाके, जो कि मैं ख्याल बिल्कुल ही एक नया मोड़ लिया है पूरी मिडल ईस्ट की सियासत में। लेकिन उससे पहले भी देखें कि मुस्तकिल तौर पे दूसरे ममालिक पे हमले होते हैं। ईरान पे हमले हुए, सीरिया के अंदर जो है वो अभी भी अपना जो है इलाका जो है वो बढ़ाता चला जा रहा है, जो कब्जा यमन की उसके मिसाल है हमारे और सामने। दूसरी बात यमन पे भी और लेबनान पे भी। तो इस किस्म के हमले जारी हैं। और ये बात तो देखें, ये बहुत पीछे रह गई है। वो तो उन्होंने, नेतन्याहू ने और इसराइल की जो राइट विंग गवर्नमेंट है, उन्होंने तो बहुत पहले ऐलान कर दिया है कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उनको काबिल कबूल नहीं है। अब मसला ये आता है कि जैसे अब वेस्ट बैंक की बात की गई, तो वेस्ट बैंक में ऑलरेडी उनके अज़ाइम जो हैं वो भी जाहिर होते जा रहे हैं, सेटलमेंट जो है वहाँ बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे और भी इलाके जो हैं वो, और इसको जो है मेरे ख्याल एक लिहाज से मतलब इलेजिटिमेट है, अनलॉफुल है उसको। लेकिन मसला ये आता है कि उसको तो अमेरिका ने और ख़ास तौर पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, पिछला जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने तो बाकायदा इसको कानूनी करार दिया था, उसको तस्लीम किया था सेटलमेंट्स को। और यही बात आती है कि इस वक्त जो अगर कह रहे हैं ट्रंप कि उनको पहले से पता नहीं था, लेकिन उसके साथ एक और जो जुमला उन्होंने अदा किया, उस तो साफ जाहिर है कि उन्होंने कहा कि इजराइल के फैसले को जानते हुए हमने उसको कबूल किया। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल ने उसी वक्त हमला किया जबकि उनको पूरी तरह एहसास था कि अमेरिका की तायद तो भी हासिल रहेगी, चाहे इतला दी जाए या नहीं दी जाए। अब मसला ये आता है कि एक सबसे बड़ी बात यही आती है कि अमेरिका को खुद एक ये इतना बड़ा अड्डा है, वहाँ पे 10,000 अमेरिका के सिपाही वहाँ मौजूद हैं दोहा में, कतर के इसमें। तो अब मसला ये आता है, और जिसमें जितनी भी उनके जो एक लिहाज से डिफेंस सिस्टम है कतर में, वो सब के सब अमेरिकन हैं। तो अब ये कहना कि अमेरिकन को खबर नहीं थी या नहीं थी और जो कुछ भी था, तो मसला ये है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें अमेरिका की पूरी मर्जी शामिल थी। और मेरे ख्याल ये है कि उसके नज़दीक ठीक है, कतर की एक यूटिलिटी तो हो सकती है, वहाँ से लोग हथियार भी खरीदते हैं, उसको एक तैयारा भी मिल गया था ट्रंप को यहाँ से। और लेकिन मसला ये आता है कि उसको एक हलीफ की हैसियत से नहीं, बल्कि एक जिसको कहते हैं ना कि एक अच्छी सी एक उनके लिए एक उस किस्म के एक मुल्क बन गया जहाँ पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इस किस्म के वाक़े होने के बाद जो है, ये कहने को तो कह कि मिडल ईस्ट में बड़ा सख्त बयान दिया सऊदी अरेबिया ने भी, यूएई ने भी और दूसरे ममालिक ने भी, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कुछ होने जा रहा है। अब मसला ये कि इस वक्त जो इसराइल को एक इम्प्यूनिटी मिली हुई थी, जो एक जिस लिहाज से इसराइल के हौसले बुलंद होते गए थे, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो मिडल ईस्ट के ममालिक थे
उनकी तरफ से एक क्रिमिनल साइलेंस दे रहे थे। यानी 2 साल से जो है कत्लेआम जारी है बिल्कुल। गजा में 64,000 लोग मारे गए हैं, बच्चे उसमें औरतें उसमें ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कॉन्क्रीट स्टेप कभी भी अरबों ने नहीं उठाया। कोई नहीं कहता है कि वो जंग छेड़ देते, लेकिन असल बात यह है कि बहुत से और तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन कभी एक प्रेशर डेवलप किया जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर साहब, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जावेद हुसैन साहब, यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि जहां पर किसी मुआहदा होने या फिर मुज़ाकरात की बात हो, उसको सबोताश करने, इस तरह के मुसलसल हमले जो है वो इसराइल की जानिब से हो रहे हैं। जब जोहरी अफसूदगी का मामला था, वो मामला भी जो है वो ख़त्म होने वाला था, मुज़ाकरात उस पर चल रहे थे, इसके बावजूद ईरान पर हमला कर दिया गया। अब जो है वो गजा जंगबंदी के ऊपर मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं, और ये भी मौक़िफ़ हमास का है कि जिस इमारत पर हमला किया गया वहाँ पर हमास रहनुमा गौर कर रहे थे जो अमरीकी तजवीज़ इस जंगबंदी के लिए हैं। तो इसका तो मतलब यही है सर कि एक जो तासुर ये दिया जा रहा है कि नेतन्याहू तब तक हैं जब तक जंग मौजूद है, जंग खत्म, नेतन्याहू खत्म। आपसे आपकी बात दुरुस्त है कि नेतन्याहू की जो ख्वाहिश है और उसके इरादे हैं वो तो यही है कि ताकत के बलबूते पे फ़लस्तीन का, गज़ा का और फिर फ़लस्तीन का मसले को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसराइल की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। चाहे उसमें फ़लस्तीनियों के हक़ मारा जाए, गज़ा के लोगों की शहादत हो जाए, इनको ममालिक को जो बेशुमार जानी और माली नुकसान हो, वो उनको कोई उसकी परवाह नहीं है, इंटरनेशनल लॉ की कोई परवाह नहीं है। तो ये अपने मकासद पे बिल्कुल वो लगता नज़र आ रहा है कि वो चल रहे हैं, और वो समझता है कि इस जंग में जिसके साथ वो अपने अमेरिका को साथ लेके चलना चाहता है, वो समझता है कि इसराइल की खैर खाई और इसराइल का भला, इसराइल के इंटरेस्ट हैं उसी में ही पोशीदा हैं। इसलिए तो ये मेरा ख्याल में, मेरी तो असेसमेंट ये है कि नेतन्याहू विल कंटिन्यू ऑन दिस कोर्स until and unless अमेरिका डिसाइड्स टू चेक हिम। और अभी कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे कि वो अमेरिका को इतना बड़ा स्टेप लेगा कि जिससे इसराइल को इस किस्म के एग्रेसिव एक्शन से रोका जाए। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो मशरिक़ वस्ता के दूसरे ममालिक हैं और उन्होंने कोई सिवाय एक वो जो क्या कहते हैं एक रस्मी किस्म की स्टेटमेंट्स देने के अलावा और कोई एक्शन लिया है ना एक्शन लेने का उनका इरादा लगता है। और फिर उनके जब तक वो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेंगे तो बाकी इस्लामी दुनिया के जो ममालिक हैं उनके लिए भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना या पोजीशन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चले अच्छा जाहिद साहब, इस टॉपिक पे फाइनल कमेंट मुझे दे दीजिएगा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है यही बात जावेद हुसैन साहब भी कर रहे हैं कि एक फाइनल स्टेप जो है वो लेना ज़रूरी है। 52 ममालिक का जो इत्तेहाद बनाया गया था अभी तक मजम्मत जारी है, अब तो मरम्मत का जो है वो सूरत हाल पैदा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं देता। देखिए बात सही है कि अगर देखा जाए तो इंटरनेट जो रायमा है दुनिया की वो बहुत ज़्यादा जो है इस जंग के ख़िलाफ़ और इसराइल की जो पॉलिसी रही है जारियत की उसके ख़िलाफ़ बनती जा रही है। और इसी की वजह से आप देखें कि 145 मुल्क 193 ममालिक से 145 ममालिक ने ये तय किया है कि सितंबर में जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का इजलास होगा वहाँ पे फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पे तस्लीम करेगा। लेकिन ये सब सही है, लेकिन उसके असर बिल्कुल नहीं पड़ता है। एक तरफ तो ये है कि जहाँ पे कि इजराइल जो है वो किसी कानून को किसी उसको नहीं मानता है और नहीं जो है किसी यूनाइटेड नेशन की। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका साथ है। अब इसमें ज़रा देखें जाके ये अमेरिका की जंग है, मैं समझता हूँ कि ये इसको अलहदा करना कोई सही नहीं होगा। अगर अमेरिका की पैटर्न, अमेरिका को अगर आपको याद होगा कि पिछले साल सिर्फ पिछले एक साल में जो है 2024 में उसमें $24 बिलियन के हथियार जो है इजराइल को मिले थे। इससे पहले कभी भी अमेरिका ने इतनी किसी की भी इतनी इसमें नहीं की थी। दूसरी एक और बात भी आती है कि यहाँ पे इजलास हो रहा है यूनाइटेड नेशन का और जो फ़लस्तीन के सदर हैं और जो अहदेदार हैं उनको वीज़ा भी नहीं दिया जा रहा है। अब मसला ये आता है कि अच्छा उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी आ जाइए। वेस्टर्न कंट्रीज़ के ठीक है बहुत से ममालिक ने जैसे फ्रांस हुए, डेनमार्क हुए, नॉर्वे हुए, स्पेन हुए, उन्होंने कहा है कि हम तस्लीम करेंगे और नॉर्वे और
स्पेन ने तो पहले भी एक अलग रियासत के तौर पर आयरलैंड ने तस्लीम किया है। लेकिन अगर उसके बाद देखा जाए तो खुद बरतानिया का एक मैं मिसाल था, कल मैं उसका बयान पढ़ रहा था, ये जो बरतानिया के वज़ीर आज़म का स्टामर का, तो वो जो है उन्होंने बताया कि दोनों कंट्री, दोनों फरीकों से कहा है कि वो जो है डी एस्केलेट करें, रिस्ट्रेन दिखाएं। अब मसला ये आता है कि पहले तो इस बात को तय किया जाए ना कि हमलावर कौन था। अब रिस्ट्रेन क्या मतलब, आप वही बात कह रहे हैं कि कतर को भी कि आप रिस्ट्रेन करें। एक मुल्क पे हमला होता है और उसको ये आप कहते हैं, उसको कंडेमनेशन किसी ने नहीं किए, वाज़े तौर पे किसी ने इजराइल के हमले को जिस तरह से कंडेम करना चाहिए वो नहीं किया है। अब मसला ये आता है कि इसी चीज़ों को जो है, ठीक है, एक डिप्लोमेटिक सा लगता यही है कि इजराइल आइसोलेट हो रहा है, लेकिन अब अमली कदम कहीं से भी नहीं उठ रहा है। इसी वजह से आप देखें कि जो कुछ करना चाह रहा है इजराइल वो कर रहा है। अब तो यहाँ तक बात तो बहुत ही, वो चाहता ये है कि गाजा से पूरा इनखला हो जाए, और इस तरह से हमले जिस तरह बढ़ रहे हैं तो उससे तो साफ जाहिर होता है। अब वही बात तो उन्होंने कह दी है कि वहाँ पे अब मुस्तकिल एक ऑक्यूपेशन में रखेंगे गाजा को, और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि पहले मैंने कभी देखा है कि इतनी बेहिसी कभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी। और सबसे ज़्यादा जो है मुझे तो इस बात पे है अरब यूएई जिसके ताल्लुकात हैं इजराइल के साथ, उसने अब तक उसके साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए थे। इजिप्ट के जो है, जो इंटेलिजेंस के दरमियान इजराइल और उसके दरमियान अभी तक राब्ते मौजूद है। जॉर्डन जो है वहाँ पे जो क्या कहते हैं, इजराइल की तैयारे जो जाते हैं वो जॉर्डन से ही होके जाते हैं। और उससे बाद एक और बात भी आती है कि एक्टिवली भी वो इजराइल की सपोर्ट इस हद तक करता है कि जब ईरान ने जवाबी हमला किया था तो ड्रोन्स को जो है करने के लिए, उसको गिराने के लिए वो जॉर्डन ने भी अपना एक दिया था। वहीं से जो है आपके जो अटैक हुए थे यमन पे दूसरी जगहों से, तो बरतानिया फ्रांस के जो बरतानिया के जहाज वहीं से उड़ते थे। अब मसला ये आता है कि जब ये सूरत हाल हो तो फिर ये कहना कि जो है इजराइल पे कोई दबाव होगा, मैं ख्याल नहीं, कोई भी दबाव नहीं है। ठीक है जावेद हुसैन साहब, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कहीं ना कहीं आलमी ताकतों की भी जो है वो दोहरी पॉलिसी है। एक जानिब उनकी निगाह जो है वो बिल्कुल बंद है, एक जानिब जो है उन्होंने बड़ी शेर की निगाह रखी हुई है। अब सूरत हाल ये है कि एक मिसाल देता चलूँ कि रूस और यूक्रेन के मामले के ऊपर सदर ज़ेलेंस्की को जो है उन्होंने व्हाइट हाउस में बुलाकर जो है वो ये तक कह दिया था कि आप जो है वो आलमी जंग के खतरात से खेल रहे हैं। लेकिन यही सूरत हाल नेतन्याहू के लिए नहीं दिखती। ये मामला काफ़ी तशवीशनाक है आलमी ताकतों के लिए खुद भी। हमें ये समझ लेना चाहिए कि इजराइल जो है वो वेस्टर्न मिलिट्री आउटपोस्ट है मिडल ईस्ट के हार्ट में, हार्ट इन द मिडल ईस्ट के बिल्कुल दिल में, जैसे मिलिट्री आउटपोस्ट है अमेरिका की और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ की। और वो किसी सूरत में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे इसराइल को कोई नुकसान पहुंचे या उसको रोका जा सके। और यही वजह है कि ये रस्मी किस्म की स्टेटमेंट्स इशू की हैं कुछ ममालिक ने, और अमेरिका ने तो वो भी नहीं किया इस हमले को कंडेम करने के लिए जो कतर पे किया है और इजराइल ने। और इससे पहले भी जो इजराइल ने बड़े एग्रेसिव किस्म के स्टेप्स लिए हैं, दूसरे ममालिक पे हमले किए हैं। हाल ही में कभी किसी मगरबी मुल्क से उसके ऊपर अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग तरीके से कंडेमनेशन की हो, और अमेरिका ने ट्रंप साहब के ज़माने में तो बिल्कुल ही इसके सिवा कोई बयान देने से गुरेज किया है। तो उसकी वजह यही है कि ये इजराइल वेस्टर्न क्रिएशन है, उन्होंने क्रिएट किया है और वही उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वही इसके पीछे हैं। और हमें इसलिए कोई खाम ख्याली नहीं रखनी चाहिए, कोई इस भरोसे पे नहीं रहना चाहिए कि वेस्टर्न कंट्रीज़ या अमेरिका ख़ास तौर पे वैसा स्टेप लेगा कि जिसमें इसराइल या नेतन्याहू को इस किस्म के एक्शन से रोकने के लिए कोई अमली इक़दाम उठाए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब, साबिक सफ़ीर और सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ाहिद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद कुछ बात होगी मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि हम कराची में बैठे हैं और कराची के अंदर भी हालात इस हवाले से बिल्कुल भी सही नहीं है। मेयर कराची ने भी वाज़ेह तौर पर इस सूरत हाल को कंट्रोल करना जो है वो चैलेंजिंग करार दे दिया। एक ब्रेक के बाद बात होगी, कुछ अपडेट्स लेंगे कि आया शहरों के हवाले से इस वक्त क्या सूरत हाल है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे मुल्क भर में जारी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि भारत की जानिब से मुसलसल सैलाबी रेले आने का सिलसिला जारी है। लेकिन अब इंतज़ामिया के ऊपर जो है वो एक कठिन जिम्मेदारी आयद हो गई है कि किस तरह लोगों को रेस्क्यू करना है, किस तरह कैंपों में उनके लिए इकदाम खड़े करने हैं। लेकिन यहाँ अगर कराची की बात कर ली जाए तो कराची के अंदर भी अर्बन फ्लडिंग का जो है वो मामला अब सामने आ चुका है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने वाज़े तौर पर कहा है कि लियारी नदी में आज तक उन्होंने इतना पानी कभी नहीं देखा, इसलिए सूरत हाल को कंट्रोल करना उनके लिए चैलेंजिंग है। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सड़कें ढसी हुई हैं और पानी खड़ा हुआ है, लोगों को मुश्किलात का सामना है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है और कहीं ना कहीं लोग अब जो हैं वो मुसलसल परेशानी से दो चार हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान कराची स्टूडियोज़ के अंदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तासिर सुबहानी ने हमें ज्वाइन किया है मुल्तान से और राजनपुर से हमारे साथ कंवर फ़हीम मौजूद हैं। इमरान, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा, आप बताइएगा सर इस वक्त शहर कायद में कहाँ कहाँ मामलात सबसे ज़्यादा संगीन है, क्योंकि मेयर कराची के स्टेटमेंट तो बड़े ख़तरनाक है। देखिए, अगर कराची की और सूरत हाल की बात की जाए तो कराची के जो लियारी जो नदी है उसकी बात की जाए या गुजर नाले की बात की जाए या मली नदी की बात की जाए तो यहाँ तो पानी जो है वो इतना ज़्यादा पानी है कि जिसकी वजह से वहाँ की जो इर्द गिर्द की आबादी है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। जबकि गुजर नाले का जो पानी है वहाँ जो पानी है वो घरों में लियाकताबाद की तरफ और गरीबाबाद का जो इलाका है वहाँ दाखिल हो गया है। जबकि अगर हम लियारी की बात की, लियारी एक्सप्रेसवे के दरमियान जो पानी की बात करें, जो गुजरगाह है ज़ाहिर, अगर उसकी बात करें, देखिए वहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि वहाँ पर जो है अरबों रुपए दे के वहाँ पर जो है लियारी एक्सप्रेस वे बनाया गया, वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट थी वो साफ़ की गई, लोगों को अल्टरनेट घर दिया गया। मगर आज दोबारा वहाँ पर लोगों ने आबादी दोबारा झुग्गियाँ बना के आबादी की है, वहाँ पर भैंस के बाड़े बनाए हुए हैं, वहाँ इंक्रोचमेंट हुई हुई है। इन तमाम चीज़ों की वजह से वहाँ पर जो पानी जिस तरह समंदर की तरफ जाना था वो उसमें रुकावट पैदा हो रही है। दूसरी जानिब अगर मलीर की बात की जाए तो मली नदी का भी यही हाल है कि वहाँ मुख्तलिफ इंक्रोचमेंट हो चुकी है। जो कुदरती जो पानी का बहाव है वो तो अपनी जगह बनाता है, उसमें अगर आबादी भी हो जाए तो वो आबादी को भी मुतासिर करता है। यही हाल गुजर नाले का हम देखने में आ रहा है कि गुजर नाले में जो इर्द गिर्द की आबादी है वो मुकम्मल तौर पर इंक्रोचमेंट की गई, गुजर नाले को वसी किया गया, मगर आज भी गुजर नाले के जो सूरत हाल है वो संगीन है, क्योंकि गुजर नाले की जो इर्द गिर्द की आबादी है वहाँ पानी आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तासिर सुबहानी, आप बताइएगा सर मुल्तान में क्या इस वक्त मामलात हैं, क्योंकि सैलाबी रेले मुल्तान से गुजर रहे हैं और कहीं जो है वो देहातों को और शहरी आबादियों को भी जो है वो खाली करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं आपको इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी दूसरा रेला जो है वो हेड मोहम्मद वाला से इस वक्त 3.5 लाख क्यूसेक का जो है वो यहाँ से गुजर रहा है, जबकि इसका दबाव जो है वो शेरशाह पुल पर है, वहां पर अब फिर पानी का दबाव जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि शहर इस वक्त इंतजामिया के मुताबिक मुकम्मल महफूज हो गया है और जो 2 ब्रीचिंग पॉइंट बनाए गए थे, एक हेड मोहम्मद वाला पर और दूसरा शेरशाह बंद पर, जो कि कल बिल्कुल तोड़ने के लिए इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तैयार थी, अब उसका फैसला जो है वो मौखर कर दिया गया है। अब इन दोनों ब्रीचिंग पॉइंट को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पानी का दबाव इस वक्त दोनों जो पुल हैं उन पे आसानी गुजर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ से जब पानी गुजर के जा रहा है, तहसील जो है वो जलालपुर, मुल्तान की जलालपुर पीर वाला, वहां पर इस वक्त मनाजर जो है वो कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। वहां पर 1,15,000 से जायद की आबादी है, शहरी आबादी, जिसको खाली करने के लिए जो है वो आज तीसरा दिन है, ऐलानात भी किए जा रहे हैं और तकरीबन आधा शहर खाली भी हो चुका है। वहां पर तमाम तजारती मराकज शहर के जो है वो बंद हैं, सिर्फ जो जरूरियाती जिंदगी की अशिया जहाँ से मिलती हैं वो चीजें खुली हुई हैं, पेट्रोल पंप हो, दीगर अशिया, सारा तजारती मराकज बंद हैं। आज एक बंद भी टूटा जलालपुर पीरवाला के करीब, उसमें शगाफ पड़ा बस्ती अनायतपुर के पास, जिसके बाद जो है वो मजीद उसकी सूरत हाल गंभीर हो गई। लोगों के पास, वहां पर इंतजामिया के पास कश्तियां कम पड़ गई, प्राइवेट कश्तियां जो हैं वो भी हायर कर ली गई हैं। मजीद जो है वो पंजाब हुकूमत ने कश्तियां और दीगर सामान आज जलालपुर पीरवाला में पहुंचा दिया। मरियम नवाज ने खुद यहाँ पर विजिट भी किया। हालात यहाँ पर कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। जो खान बेला का इलाका है, बहुत बड़ी आबादी है वहां पर हम गए तो उस वक्त मैं आपको बताऊं कि जितने भी स्कूल हैं वहां पर वो तमाम पानी की जद में है, चाहे वो सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट। उसके साथ साथ मसाजिद, पानी, घरों की जो 3 मंजिला घरें हैं वो नजर नहीं आ रहे। लोगों का
लाखों रुपए मालियत का सामान जो है वो लोग वहां पर छोड़कर सिर्फ अपनी जिंदगी बचाकर वहां से निकले हैं। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फहीम, आप बताइएगा इस वक्त, क्योंकि पेशगी इतलात थी, क्या पेशगी इकदामात जो किए गए थे इंतजामिया की जानिब से वो किसी तौर पर जो है वो काम आए हैं, या अब मामला जो है वो धरे के धरे हैं? जी बिल्कुल, मामलात की अगर हम बात कर लें, क्योंकि पानी ये पिछले 15 से 20 दिन से ये सैलाब की सूरत हाल चल रही थी, तो राजनपुर तकरीबन हर 2 से 3 साल बाद सैलाब से इफेक्ट होता है। एक जानिब हमें अगर इंडस रिवर मुतासर कर देता है, तो मोस्टली जो यहाँ पे सैलाब मुतासर करता है वो कोहे सलमान पर होने वाली बारिशों से जो रोज को ही नालों में पानी आता है तो वो डैमेज करता है। 2022 में राजनपुर और डीजी खान को बड़ा अच्छा खासा डैमेज किया था, लेकिन वो हिल टोरेंट का फ्लड था। इस बार चूंकि दरिया सिंध में पानी आना था, तो लोगों की तैयारी जो है इस हवाले से कर ली गई थी, लेकिन फिल वक्त भी लोग जो है निकलने को अपने इलाकों से तैयार नहीं थे। अगर हम अपने कच्चे की बात कर लें तो राजनपुर का तकरीबन 20 किलोमीटर का ये चौड़ा एरिया है। तमाम दरिया जो है वो यहाँ पर आकर इकट्ठे होते हैं। हेड पंजनद का पानी और इसके साथ साथ तौसा बराज का पानी जो है यहाँ कोट मिठन के मकाम पर एक पुल के थ्रू जो है निकलता है यहाँ से, जिसके बाद ये रुझान से होता गुड्डे के जरिए सिंध में दाखिल हो जाता है। पिछले 2 दिन से जो है इस वक्त यहाँ पर पानी का शदीद दबाव है। तकरीबन 8 लाख क्यूसिक का जो सैलाबी रेला है वो यहाँ से गुजरा है, लेकिन फिर वक्त जो शहरी आबादियां उनको तो नुकसान नहीं दिया, लेकिन जो बेट के कच्चे के इलाके में लोग मौजूद है उनको काफी हद तक डैमेज किया। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो कच्चे के इलाके में, क्योंकि वहां पे कल्चर ये है कि वो अपने ऊंची जगह बनाकर मट्टी डालकर वहां पर रहते हैं, तो वो निकलने को किसी भी सूरत तैयार नहीं। और दूसरा जो है इंतजामिया के मुताबिक 1,15,000 जो लोगों ने नकल मकानी किया डिप्टी कमिश्नर इशफाक शफकतुल्लाह मुश्ताक के मुताबिक, तो उन लोगों ने भी कैंप्स का रुख नहीं किया। यहाँ पर कैंप्स भी स्टैब्लिश कर दिए गए हैं। तकरीबन 19 रिलीफ कैंप इंतजामिया के मुताबिक बनाए गए हैं, लेकिन लोग आने को तैयार ही नहीं है। उनके मुताबिक वहां पर वो प्रॉपर सहूलियात मुयसर नहीं होती, वो बजाय उसके या तो सड़कों किनारे रहने को तरजीह दे रहे हैं या किसी जंगलों में रहने को तरजीह दे रहे हैं या रिश्तेदारों के यहाँ। तो इतनी ज्यादा फ्लड कैंप्स में एक तो लोग नहीं है, लेकिन जो पानी की मुतवातिर है वो अभी भी मैं इस वक्त वहां पर मौजूद था, तो वहां पर पानी जो है वो स्टेबल है। 7 से 8 लाख के करीब जो पानी है स्टेबल चल रहा है। प्रॉपरली यहाँ पर गेज नहीं है। रहीम खान इंतजामिया डाटा देती है 8.5 लाख क्यूसिक का, तो राजनपुर इंतजामिया देती है इस वाले से 7.5 लाख क्यूसिक का। हालांकि मगरिब में राजनपुर है जबकि मशरिक में रहीम खान है, और खास तौर पे जो पानी का कटाव है वो इस वक्त रहीम खान लियाकतपुर को ज्यादा हिट कर रहा है बजाय कोट मिठन या रुझान के करने के। तो इसके साथ साथ रुझान में अगर चले जाएं तो वहां पर मंचन बंद है, वहां पर हिट कर रहा है और उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है फहीम। अच्छा इमरान, आप बताइएगा, क्योंकि अब ये इतलात आ रही हैं कि अब सड़कों की हालत ज़ार भी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कई जगहों पे जो है वो सड़कें धंस गई हैं बारिश की वजह से, और ज़्यादातर वो सड़कें हैं जिनकी मरम्मत अभी की गई थी या वो सड़कें जो है वो हाल ही में डाली गई हैं। कौन कौन से ऐसे मकामात हैं, बताइएगा वाज़े। देखिए, अगर हम कराची की बात करें तो कराची में अभी गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई है, इसमें लियाकताबाद सिंधी होटल पे तकरीबन 6 रोज़ कबल जो है वहाँ पर जो रोड डाली गई, टाउन के ज़रिए रोड डाली गई थी, बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से डाली गई। 6 दिन के बाद बारिश हुई और पूरा रोड जो है वो जो है वहाँ से टूट फूट का शिकार हो गया। उससे जब हमारी बात हुई टाउन से तो उनका ये कहना था कि कुछ टेक्निकल वजूहात थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। शहर का मुकम्मल तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त तबाह नज़र आ रहा है। किसी भी जगह चले जाए आप, शहर का कोई भी इलाका हो जिसमें नॉर्थ आज़ाबाद हो या कोई भी गुलशन इकबाल जैसा पोश एरिया हो, हर जगह टूटे फूटे रोड नज़र आते हैं। अच्छा देखें, स्कूल की छुट्टी भी 2 दिन से इसीलिए सिंध सरकार ने दे दी कि कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो ख़ास तौर पर जो स्कूल के बच्चे हैं वो मुतासिर नहीं हो। मगर अभी जो शहर की सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा संगीन शहर की सूरत हाल है कि लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो पानी, जैसे मैंने आपको बताया कि रोड पे या मरकजी रोड पे या गलियों में पानी जमा है, वो उस वक्त तक मौजूद है कि जब तक वो ख़त्म नहीं हो। कराची से इमरान आहत खान, तासिर सुबहानी और राजनपुर से कंवर फहीम हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का शुक्रिया। नाज़रीन, मामलात यही हैं। आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल क्या होगी, आगे मजीद बारिशों की पेशगोई जो है वो वाज़े तौर पर की जा रही है और सैलाबी रेले जो है वो मुसलसल आ रहे हैं। इसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से अब तक पेशगी इंतजाम जो किए गए थे उन पर किसी भी तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, जिसकी वजह से सूरत हाल मजीद संगीन हो रही है। इस वक्त जो है वो सियासी सतह के ऊपर जो इकदाम किए जा रहे हैं, वाज़े तौर पर जो अहकाम जारी किए जा रहे हैं, उन पर किस हद तक अमल दरामद किया जाता है, आने वाले वक्तों में ये सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।